हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 11 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच के मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रो पैनल बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर ने कमेटी बनाई थी रिगार्डिंग सिक्योरिटी ब्रीच और पंजाब गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई थी, अब वो दोनों कमिटीज़ यहाँ पर रिडेंडेंट हो जाएंगी। तो द न्यू प्रो पैनल बाय द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑल्सो मेक्स द कमिटीज़ अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड द पंजाब रिडेंडेंट, with the Punjab government opposed to the centre's committee and seeking an independent probe into the security breach during Prime Minister नरेंद्र मोदी's visit। और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोब पैनल बना दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो पंजाब ने कमेटी बनाई थी और जो यहाँ पर सेंटर ने कमेटी बनाई थी, वो यहाँ पर दोनों ही कमिटीज़ रिडंडेंट हो जाएंगी और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक कार्डिनल प्रिंसिपल की बात की गई है। तो एक कार्डिनल प्रिंसिपल ये भी है, अ पर्सन विल बी ट्रीटेड इनोसेंट टिल ही और शी इज़ प्रूवन गिल्टी एंड दैट बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। उसके बाद भी इंडिया की प्रिजन्स में इतने सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो कि अभी तक गिल्टी प्रूव नहीं हुए हैं। तो इस कार्डिनल प्रिंसिपल को अपहेल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे प्रिजन्स की उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी कि यहाँ पर प्रिजनर्स रह रहे हैं और मोस्ट ऑफ देम वहाँ पर अंडर ट्रायल्स हैं। आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये इलेक्शन से रिलेटेड सारी न्यूज़ है इसमें। मिलिट्री मीट इंडिया होप्स फॉर पॉजिटिव डायलॉग विद चाइना। तो यहाँ पर 14th राउंड ऑफ मिलिट्री डिस्कशंस होंगे। अब डिसएंगेजमेंट गलवान वैली से हो चुका है, पैंगोंग सो के नॉर्थ बैंक से हो चुका है, कैलाश रेंज से हो चुका है, गोगरा पोस्ट से हो चुका है, लेकिन कुछ रीजंस में अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। उसमें एक है हॉट स्प्रिंग्स, दूसरा है देपसांग प्लेन्स। तो देपसांग प्लेन्स में जहाँ तक जो इंडियन ट्रूप्स पहले पेट्रोल कर पाते थे वहाँ तक नहीं कर पा रहे हैं। तो इन देपसांग प्लेन्स चाइनीज ट्रूप्स आर ब्लॉकिंग इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग लिमिट्स। तो पहले तक हम जहाँ पर ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग लिमिट्स जहाँ तक थी हम वहाँ तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो देमचोक वाला एरिया है वहाँ पर चाइनीज साइड से सो कॉल्ड सिविलियंस ने वहाँ पर अपने टेंट को पिच कर लिया। तो यहाँ पर 3 एरियाज है जहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। तो देमचोक, देपसांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेलेक्टिंग द बूस्टर शॉट। अब इसमें यही बताया गया कि बूस्टर शॉट की क्यों ज़रूरत है और बूस्टर शॉट हम डिफरेंट वैक्सीन की ना देकर उसी वैक्सीन की क्यों दे रहे हैं जिसकी उससे पहले 2 डोजेज़ ली गई थी। तो ऑन मंडे द गवर्नमेंट बिगिन एडमिनिस्ट्रिंग एंड एडिशनल प्रिकॉशनरी डोज। तो बेसिकली यहाँ पर जो बूस्टर डोज है उसी को यहाँ पर प्रिकॉशनरी डोज बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी 60 साल से ऊपर है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं अलॉन्ग विद हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यहाँ पर बूस्टर डोजेस दिए जा रहे हैं। द 2 वैक्सीन मोस्ट प्रिवेंटली इन यूज़ इन इंडिया, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो जिसने इससे पहले कोविशील्ड लगवा रखी थी 2 डोजेस, उसको यहाँ पर कोविशील्ड का ही बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इससे पहले जिसने कोवैक्सीन लगवा रखी थी उसको यहाँ पर कोवैक्सीन का ही बूस्टर डोज दिया जा रहा है। फॉर दोज एलिजिबल फॉर द बूस्टर द सेंटर हैज़ नाउ नॉट अलाउड मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन एज ऑफ नाउ। तो जैसे कि हमने एक्सपर्ट ग्रुप की बातें पढ़ी थी, तो एक्सपर्ट ग्रुप का ये कहना था कि यहाँ पर वैक्सीन को इंटरमिक्स कर देना चाहिए जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ ज़्यादा जनरेट होंगी। लेकिन सेंटर का ये कहना है कि अभी भी हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं था, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसीजन नहीं लिया है कि हम यहाँ पर हेट्रोलोगस अप्रोच को यहाँ पर अपनाएंगे। तो यहाँ पर सेंटर ने हेट्रोलोगस अप्रोच को नहीं अपनाया है और इससे पहले जिस वैक्सीन की डोज ली गई थी वही वैक्सीन की डोज दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बूस्टर डोज। द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड। अब क्यों ज़रूरत है बूस्टर डोज की? तो इससे पहले जिन्होंने 2 डोजेज वैक्सीन की ले रखी है तो ओवर अ टाइम क्या होता है, जो इम्यूनिटी है वो वेन हो जाती है। तो द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय अ रेगुलर कोर्स ऑफ वैक्सीन इज नोन टू वेन ओवर टाइम। वेरियस स्टडीज इन इंडिया एंड एल्सवेयर हैव रिपोर्टेड अ डिक्लाइन इन एंटीबॉडीज, जिसके चलते यहाँ पर बूस्टर डोज की ज़रूरत है। इसीलिए इंडिया में भी अब बूस्टर डोज मिलना शुरू हो चुका है। आगे चलते हैं। दिसंबर 26 को अब मार्क किया जाएगा एज वीर बाल दिवस। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और दिसंबर 26 की क्या इंपॉर्टेंस है? तो करेज एंड सेक्रीफाइस वीर बाल दिवस, अ ट्रिब्यूट टू द ब्रेवरी ऑफ चिल्ड्रन, इज डेडिकेटेड टू द छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, द यंगेस्ट सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। तो ये बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह के यहाँ पर सन्स थे, हु वर ब्रिक्ड अलाइव ऑन द ऑर्डर्स ऑफ वजीर खान द मुगल फौजदार ऑफ सरहिंद। तो यहाँ पर इनको बोला गया था कि आपको अपना रिलीजन कन्वर्ट करना, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रेशर में अपना रिलीजन को कन्वर्ट नहीं किया गया। इन्होंने अपने रिलीजन को कन्वर्ट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर जो मुगल फौजदार थे सरहिंद के, वजीर खान, उनके ऑर्डर्स के ऊपर इनको यहाँ पर मार दिया गया फॉर रिफ्यूजिंग टू रनाउंस देयर फेथ एंड बिकम मुस्लिम। जोरावर सिंह उस समय 9 साल के थे और फतेह सिंह सिर्फ उस समय 7 साल के थे। इसीलिए यहाँ पर जो दिसंबर 26 हो उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा एज वीर बाल दिवस। Today, Gurudwara Sri Fatehgarh Sahib stands on the site where the 2 Sahibzadas were executed on December 12, 705। और अगर अभी के कैलेंडर में देखा जाए तो वो दिन होता है दिसंबर 26 का, इसीलिए यहाँ पर दिसंबर 26 को ऑब्जर्व किया जाएगा एज वीर बाल दिवस। इट इज़ बिलीव दैट आफ्टर नो वन इन सरहिंद, उसके बाद यहाँ पर सरहिंद में किसी ने भी अपने लैंड को स्पेयर करने की बात नहीं की
थी टू क्रेमेट द साहिबजादा। उसके बाद यहाँ पर रिच हिंदू ट्रेडर था जिसने यहाँ पर एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड लिया और उसके बाद वहाँ पर लास्ट राइट्स परफॉर्म किए गए। आगे चलते हैं। द साहिबजादास एंड द ग्रैंड मदर वर हेल्ड कैप्टिव एट द ओपन एयर ठंडा बुर्ज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पर उनको रखा गया इतनी ठंड में। उसके बाद भी उन्होंने अपने रिलीजन को कन्वर्ट नहीं किया। तो दे वर प्रेशर्ड एंड थ्रेटन्ड विद डेथ इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं किया। फॉर लॉन्ग सिख कम्युनिटी की डिमांड थी कि दिसंबर 26 को मार्क किया जाना चाहिए एज स्पेशल डे इन द मेमोरी ऑफ छोटे साहिबजादे, जिसके बाद यहाँ पर अब जो दिसंबर 26 हो उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा एज वीर बाल दिवस। आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। पीएम सिक्योरिटी ब्रीच का मैटर हम इनफ डिस्कस कर चुके हैं, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। इरेटिक इंटरप्रिटेशन, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अमंग अदर थिंग्स द रिपोर्ट डिस्कसेस हाउ इंडियन कोर्ट्स हैव डेल्ट विद इंटरनेशनल लॉ। अब इंडियन कोर्ट्स इंटरनेशनल लॉ के साथ कैसे डील करते हैं, वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो कमिटी ऑब्जर्व दैट इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिज्म। तो हम देखा जाए तो थियोरेटिकली डुअलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। डुअलिज्म का प्रिंसिपल क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे डोमेस्टिक लीगल रिजीम में नहीं आएंगे। उसके लिए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होना ज़रूरी होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के पास होने के बाद ही वो हमारे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में इनकॉर्पोरेट होंगे। और ऐसा आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉ हमको यहाँ पर डोमेस्टिक स्फेयर में अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले यहाँ पर पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगा, उसके बाद ही यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल लॉ इंडिया में अप्लाई होगा। लेकिन हम इससे डाइवर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इससे डाइवर्ट हुआ कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डाइग्रेस्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिज्म एंड मूव टुवर्ड्स मोनोज्म बाय होल्डिंग दैट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। अब ऐसा कैसे हुआ वो भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डुअलिज्म के प्रिंसिपल से डाइग्रेस होकर यहाँ पर मोनिज्म की तरफ बढ़ा है, अनलेस कॉन्ट्रोडिक्टरी टू डोमेस्टिक लॉ। CIL तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इंडिया हैज़ इंडीड मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिज्म टुवर्ड्स मोनोज्म बाय जुडिशली इनकॉर्पोरेटिंग नॉट जस्ट CIL बट ऑल्सो इंटरनेशनल ट्रीटीज इंक्लूडिंग दोज ट्रीटीज दैट इंडिया हैज़ नॉट साइंड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया है, ऐसे इंटरनेशनल लॉज जो कि इंडिया ने उसके लिए अभी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन नहीं भी पास किया उसको भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने उसके लिए कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं किया, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स में उन ट्रीटीज़ को लेकर भी ऑर्डर दिया है जो कि ट्रीटीज़ इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं की हैं। तो इंडिया हैज़ इंडीड मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिज्म टुवर्ड्स मोनिज्म बाय जुडिशली इनकॉर्पोरेटिंग नॉट जस्ट CIL बट ऑल्सो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इंक्लूडिंग दोज ट्रीटीज़ दैट इंडिया हैज़ नॉट साइंड। और ऐसा हमें बहुत सारे जजमेंट से पता चलता है, जैसे कि वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था दैट CIL विच इज़ नॉट कंट्रेरी टू द म्युनिसिपल लॉ। तो ऐसा CIL कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो कि कंट्रेरी नहीं है डोमेस्टिक लॉ को लेकर, तो उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। उसके बाद रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलाइंग ऑन द वेल्लोर सिटीजन केस डिक्लेयर दैट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड इन्वायरमेंटल लॉ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल था उसके लिए कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन पास नहीं हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि हम मोनिज्म की तरफ फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल लॉ के लिए भले ही यहाँ पर पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट पास नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके बाद भी यहाँ पर डोमेस्टिक लीगल स्फेयर में उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्लियर कट ऐसा काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट किसी किसी में अपने विम्स एंड फैंसीज पे काम करता है, जैसे कि द एपेक्स कोर्ट हैजंट बीन कंसिस्टेंट इन इनकॉर्पोरेटिंग CIL। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कंसिस्टेंट भी नहीं रहा। फॉर एग्जांपल मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2021 का। अब यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ है नॉन रिफॉल्वमेंट का, कि आप किसी भी रेफ्यूजी को उसके देश में नहीं भेज सकते हो अगर उसके देश में उसको थ्रेट है। तो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट प्रोहिबिट्स अ कंट्री फ्रॉम रिटर्निंग रेफ्यूजीज टू कंट्रीज वेयर दे फेस अ क्लियर थ्रेट ऑफ परसेप्शन। उसके बाद भी म्यांमार रेफ्यूजीज जो थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नॉन रिफॉल्वमेंट की पॉलिसी को अपहेल्ड नहीं किया। तो अगर यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर भी इंटरनेशनल लॉ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नहीं किया। तो सेकंड, द एपेक्स कोर्ट हैजंट बीन कंसिस्टेंट इन इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। इन अ 2021 केस मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट अपीलिंगली रिफ्यूज टू रूल अगेंस्ट द डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज। जबकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है नॉन रिफॉल्वमेंट का। नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब यही है कि आप किसी भी रेफ्यूजी को उसके कंट्री में वापस नहीं भेज सकते अगर वहाँ पर उसको परसिक्यूशन का थ्रेट है। थर्ड, इंटरनेशनल लॉ मेकिंग इज ऑफन क्रिटिक्ड फॉर डेमोक्रेटिक डेफिसिट। तो इंटरनेशनल लॉ मेकिंग में यहाँ पर डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे लॉज को डायरेक्टली यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यहाँ पर पार्लियामेंट पहले एक लेजिस्लेशन पास करे, उसके बाद ही इनको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। फोर्थ, अब ब्राइट साइड क्या है जुडिशियल इनकॉर्पोरेशन की, कि कभी कभी यहाँ पर डोमेस्टिक लीगल स्फेयर में लॉज पास नहीं हो पाते, उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर वोट बैंक के चलते या तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के चलते यहाँ पर लॉज पास नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में जुडिशरी ऐसा कोई इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लॉ इनकॉर्पोरेट करती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। फोर्थ, द ब्राइट साइड ऑफ जुडिशियल इनकॉर्पोरेशन इज द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है लॉ का, क्योंकि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो यहाँ पर डोमेस्टिक लीगल स्फीयर में नहीं पास हो पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो इंडिया स्पेक्टेकुलर फेलियर टू इनेक्ट रेफ्यूजी लॉ, जैसे कि आज तक हमने रेफ्यूजी लॉ को इनेक्ट नहीं किया। तो ऐसे में अगर यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट को इंक्लूड कर लिया जाता बाय द जुडिशरी, तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल होता है, लेकिन जुडिशरी ने यहाँ पर नॉन रिफॉल्वमेंट के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अब कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, तो कमिटी की यही रिकमेंडेशन है कि डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में जो भी वैक्यूम है उसको यहाँ पर फिल किया जाए। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको यहाँ पर नए लॉज लाने चाहिए। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इंटरनेशनल लॉज है उनको यहाँ पर जल्द से जल्द इनकॉर्पोरेट किया जा सके इनटू द डोमेस्टिक लीगल स्फीयर। ऑन द कंट्रेरी, इंडिया शुड इनेक्ट डोमेस्टिक लॉज दैट आर हार्मोनियस विद CIL। तो इंडिया को बेसिकली यहाँ पर डोमेस्टिक लॉज लाने चाहिए जो कि यहाँ पर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के साथ हार्मोनियस में है। द जुडिशरी ऑन इट्स पार्ट, और जुडिशरी को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर एक बार लॉज इनकॉर्पोरेट हो जाए तो जुडिशरी को बेसिकली उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि जुडिशरी का मेन काम होता है। आगे हम चलते हैं, द यूरेशियन टर्मोइल। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया गया कि रशिया अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। द अनएक्सपेक्टेड वॉयलेंट प्रोटेस्ट इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ जिसमें लगभग 160 लोगों की जान भी गई और 6000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट भी हुए एज पार्ट ऑफ अ लार्जर टर्मोइल दैट इज एनवलप्ड यूरेशिया। तो यूरेशिया में हमें किसी न किसी कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप टू द मंचूरिया। ईच ऑफ द करंट क्राइसिस इन बेलारूस, जैसे कि बेलारूस में प्रोटेस्ट चल रहा था, यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है, कॉकसस में, कजाकिस्तान में, तो सबका स्पेसिफिक लॉजिक ये ट्रेजेक्ट्री है, लेकिन हर जगह क्राइसिस चल रही है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रशिया का देखने को मिल रहा है। तो रशिया विद इट्स जोग्राफिक स्प्रेड अक्रॉस यूरेशिया इज एट द वेरी सेंटर ऑफ द रीस्ट्रक्चर। तो यूरेशिया में एक रीस्ट्रक्चर हो रहा है जिसमें यहाँ पर रशिया सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बना हुआ है। मॉस्कोज मिलिट्री इंटरवेंशन, जैसे कि कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए बुलाया गया मॉस्को को। उसके अलावा यहाँ पर यूक्रेन के आसपास जो यहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा है रशिया ने, तो यहाँ पर भी रशिया जो है यूक्रेन के क्राइसिस के लिए भी रशिया का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर दिख रहा है। तो 5 ब्रॉड थीम्स स्टैंड आउट इन द पोटेंशियल फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ यूरेशिया। तो इससे हमें ये तो समझ आ रहा है कि यूरेशिया में हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर यूरेशिया की रीस्ट्रक्चरिंग होगी और उसमें रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। अब 5 ब्रॉड थीम्स में इसको क्लासीफाई किया जाता है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भी। अब 5 ब्रॉड थीम्स क्या हैं, तो बम्पी इंटरनल पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ यूरेशियन स्टेट्स। तो ज़्यादातर यूरेशियन स्टेट्स में यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे कि कजाकिस्तान में यहाँ पर अभी तक सिर्फ 2 ही लीडर्स मिले, बेलारूस में एक ही डिक्टेटर चल रहा है। तो ऐसे में इंटरनल पॉलिटिकल इवोल्यूशन हो रहा है, लोग वहाँ पर अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। वीकनेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से कंट्रीज तो प्रॉस्परस हुए, लेकिन यहाँ पर जो इक्वालिटी ऑफ वेल्थ होनी चाहिए वो नहीं है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ चुकी है। द लिमिटेशंस ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूशंस, इसके हम देखेंगे रीजनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूरोपियन यूनियन, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। द कंस्ट्रेंट्स ऑन पावर्स टू शेप द पोस्ट रशियन स्पेस। अब पोस्ट रशियन स्पेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स कौन सी रही, यूरोपियन यूनियन और चाइना, लेकिन उसके बाद भी वो शेप नहीं कर पाए इस यूरेशिया को। एंड रशिया शिफ्टिंग ग्रेट पावर रिलेशंस। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, तो 1992 में यहाँ पर जब सोवियत यूनियन को कोलैप्स हुआ, उसके बाद यहाँ पर यूरेशियन लैंडमास को दोनों ही कंट्रीज बफर की तरह यूज़ करने लगे। यहाँ पर जो वेस्ट है वो अपना इम्पैक्ट बनाना चाहता था और यहाँ पर जो रशिया है वो अपना इम्पैक्ट बनाना चाहता था। इन कजाकिस्तान द एंगर ऑफ द प्रोटेस्टर्स वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल। तो यहाँ पर कजाकिस्तान में जो नूर सुल्तान है उनका ऑटोक्रेटिक रूल था। उसके बाद उनके जो सक्सेशन हुए, उनका सक्सेशन भी बेसिकली उन्हीं का इंसान था, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को राइट्स नहीं मिले, लोगों को यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिले। इसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। फाइनली यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इफ द वेस्टर्न प्रोजेक्ट ऑफ प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन द पोस्ट सोवियत स्पेस हैज़ रन इनटू मल्टीपल प्रॉब्लम्स। जब यहाँ पर सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सोचा कि हम डेमोक्रेसीज लाएंगे इन कंट्रीज़ में जो कि पहले यहाँ पर सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन उसमें अपनी प्रॉब्लम्स हुई। द इस्लामिस्ट एजेंडा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल एशिया, इसके अलावा यहाँ पर वेस्टर्न प्रोजेक्ट ये भी था कि सेंट्रल एशिया का जो इस्लामिस्ट एजेंडा है कि हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन वो भी कहीं ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में यहाँ पर वापस से तालिबान आ गया। तो इस्लामिस्ट एजेंडा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल एशिया में हैव अ ग्रेट फिलिप विद द ट्रायम्फेंट रिटर्न ऑफ द तालिबान इन अफगानिस्तान। मीनवाइल रिलीजन हैज़ रिटर्न विद सम फोर्स इन यूरोप। इसके अलावा यूरोप में अब रिलीजन की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी इन रशिया एंड द रोमन कैथोलिक चर्च इन सेंट्रल यूरोप एक्सरसाइज कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर जहाँ पर कोशिश की जाती है जो चर्च है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होती जाए, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर्च इंपॉर्टेंस बढ़ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, ऑल्दो मच ऑफ सेंट्रल एशिया एम्ब्रेस्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ है नो डाउट, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो कर्व नहीं हो पाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं।
फॉर अ कंट्री विद लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर कजाकिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज और हाइड्रोकार्बन है और पॉपुलेशन सिर्फ 19 मिलियन की। तो ऐसे में जो कजाकिस्तान है वो इंश्योर कर सकता था कि कैसे एक इक्विटेबल सोसाइटी बने, लेकिन कजाकिस्तान में एक इक्विटेबल सोसाइटी नहीं बन पाई, इसीलिए वहाँ पर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू कजाकिस्तान, ऑटोक्रेसीज इनएविटेबली ब्रीड करप्शन। तो ये सिर्फ कजाकिस्तान को लेकर प्रॉब्लम नहीं कि वहाँ पर रिसोर्सेज थे, पॉपुलेशन भी कम थी, ईजिली यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कजाकिस्तान को लेकर नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है रूल ऑफ गवर्नेंस को लेकर। जैसे कि ऑटोक्रेसीज में ज़्यादातर करप्शन होता है, करप्शन के चलते यहाँ पर जो सेल्फ करेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है, और सेल्फ करेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है जो कि नहीं हो पाया कजाकिस्तान में, और अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट में, तो वो अभी तक नहीं मिल पाई है। 2 डेकेड्स आफ्टर फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स ज्वाइन द EU, तो इसमें ऐसे कुछ कम्युनिस्ट स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पर EU को ज्वाइन किया। तो EU बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग है, लेकिन उसके बाद भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न यूरोप। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो रिलेटिंग टू रूल ऑफ लॉ, माइग्रेशन, रेफ्यूजीज, एनर्जी एंड जियोपॉलिटिक्स डिवाइड द टू हाफ्स। देयर इज डीप रिसेंटमेंट इन द ईस्टर्न हाफ अबाउट द डोमिनेशन ऑफ द वेस्टर्न हाफ ऑफ द EU पॉलिसी मेकिंग। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न हाफ है उसको ये लगता है कि जो वेस्टर्न हाफ है वो अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर EU के ऊपर, जो यहाँ पर ईस्टर्न हाफ है उसके ऊपर यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। वेल द वेस्ट यूरोपियन लीडर्स टॉक्स ऑफ यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्रॉम द US एंड चाइना। अब यहाँ पर जो वेस्ट यूरोपियन लीडर्स ये बात करते हैं कि यूरोप की एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए और US और चाइना से हटकर उनकी एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ईस्ट है वो बात करते हैं नेशनल सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो मैनी इन ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप स्पीक ऑफ क्लेमिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी इफ नॉट नेशनल सॉवरेनिटी फ्रॉम ब्रुसेल्स। तो यहाँ पर जो ईस्ट है वो अपनी सॉवरेनिटी की बात करता है, बल्कि यहाँ पर वेस्ट है वो कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रहे। तो दोनों ही जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग लगती है, हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिवाइड्स है। मॉस्को हैज़ लॉन्च द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो मॉस्को ने भी बहुत सारे यहाँ पर यूनियन लॉन्च किए थे, जैसे कि यहाँ पर CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर नेटो की तरह ही है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी प्राइमेसी स्टैब्लिश नहीं कर पाया। तो रशिया क्यों अपनी प्राइमेसी स्टैब्लिश नहीं कर पाया वो भी हम डिस्कस करेंगे। मॉस्को ने उसके बाद यहाँ पर बीजिंग को ज्वाइन किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन उसके बाद भी जो सेंट्रल एशियन रीजन है उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। मैनी फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द सोवियत यूनियन वैल्यू देयर न्यू फाउंड सॉवरेनिटी। इसके अलावा यहाँ पर जो सोवियत यूनियन के पहले कंट्रीज पार्ट थे, उसके बाद जब उनको यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिली तो उनको अपनी सॉवरेनिटी बहुत अच्छी लगने लगी। उनको ऐसा लगा कि अब कम्युनिस्ट से हटकर हम किसी और आइडियोलॉजी की तरफ फोकस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जोग्राफी हिस्ट्री, तो इन्होंने कोशिश तो की कि वो रशिया से दूर जाएं, लेकिन उसके बाद उनकी जोग्राफी हिस्ट्री ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं रशिया से कनेक्ट हो ही जाते हैं। जैसे कि कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ तो रशिया ही उनको सबसे पहले हेल्प करने आया। तो एट द सेम टाइम द जोग्राफी हिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया कंटिन्यू टू बाइंड देम टू रशिया। तो इन कंट्रीज़ को अपनी सॉवरेनिटी तो बहुत अच्छी लग रही है, वो उनको ऐसा लग रहा है उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिली, वो जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रशिया के साथ ही बाइंड है। व्हेन द क्राइसिस इरप्टेड इन कजाकिस्तान, तो जब यहाँ पर कजाकिस्तान में क्राइसिस इरप्ट हुई, अल्माटी जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो सिटी है कजाकिस्तान का, इनएविटेबली टर्न टू मॉस्को फॉर हेल्प। तो सबसे पहले वो हेल्प के लिए यहाँ पर मॉस्को के पास ही गए। दैट ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ थीम, द कंस्ट्रेंट्स ऑन द एम्बिशंस ऑफ अदर पावर्स। तो पोस्ट सोवियत स्पेस के बाद 2 मेन पावर्स हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन और चाइना, लेकिन दोनों की अभी भी उतनी इन्फ्लुएंस नहीं जितनी यहाँ पर रशिया की है। ब्रुसेल्स एंड बीजिंग हैव नॉट बीन एबल टू लीड इन द रिजोल्यूशन ऑफ द रीजनल क्राइसिस नेक्स्ट डोर। अब जैसे कि हम यूरोपियन यूनियन को देखें तो यूक्रेन तो उनके पास की ही क्राइसिस है, लेकिन यूक्रेन की क्राइसिस को वो सॉल्व नहीं कर पाए। चाइना यहाँ पर कजाकिस्तान की क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाया, चाइना यहाँ पर अफगानिस्तान की क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये दो तो मेजर पावर्स हैं जो कि यहाँ पर पोस्ट सोवियत यूनियन के बाद है, उसके बाद भी ये लोग क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रशिया अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। तो इन कजाकिस्तान रशिया शोन इट remains the main security provider despite the considerable economic salience of China। तो इससे ये पता चलता है जो रशिया है वो अभी भी मेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस पूरे रीजन में। दैट ब्रिंग्स अस टू रशियाज ग्रेट पावर रिलेशंस दैट हैव कॉम्प्लिकेटेड मॉस्कोज कैपेसिटी टू रीइंफोर्स रशियाज नेचुरल प्राइमेसी इन यूरेशिया। इसकी वजह से जो रशिया वो क्या चाह रहा है, रशिया चाह रहा है कि वो अपने आप को यहाँ पर रीइंफोर्स कर सके कि वही उसकी ही नेचुरल प्राइमेसी है यूरेशिया में, लेकिन वो रशिया इन्फोर्स नहीं कर पाएगा। उसका भी एक रीज़न है। तो वेस्ट कैन कंटिन्यू टू चैलेंज मॉस्कोज एफर्ट्स, क्योंकि जो वेस्ट है वो लगातार यहाँ पर मॉस्को को चैलेंज करता रहेगा, बट इट इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू सिक्योर रशियाज यूरेशियन पेरिफेरी अगेंस्ट द क्रेमलिन। अब यहाँ पर मतलब यही होना चाहिए कंक्लूजन में कि दोनों ही यहाँ पर जो रशिया है और जो यहाँ पर वेस्ट है वो कोशिश करे कि कैसे वो दोनों एक कॉमन ग्राउंड को गेन करें। तो दिस वीक स्टॉक ऑन यूरोपियन सिक्योरिटी बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट सिग्नल अ फ्रेश अटेम्प्ट एट फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो कि रशिया अभी भी नेचुरल प्राइमेसी है रशिया की जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं उसमें, लेकिन उनको अपनी सॉवरेनिटी पसंद है जो भी पोस्ट सोवियत स्टेट्स है, लेकिन उसके बाद भी रशिया की इंपॉर्टेंस बनी हुई है। तो ऐसे में रशिया और वेस्ट को एक कॉमन ग्राउंड को अचीव करने की ज़रूरत है। आगे हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द असॉल्ट। मेडिकल टर्मिनेशन जो है
मेडिकल टर्मिनेशन लीगली परमिसेबल होता है 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, 24 वीक्स तक किया जा सकता है फॉर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, इंसेस्ट, माइनस, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ ए स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड। तो यहाँ पर अगर स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड से परमिशन मिल जाती है तो 24 वीक्स तक भी यहाँ पर जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट कराया जा सकता है। अगर 24 वीक्स के बाद यहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना हो तो उसके लिए यहाँ पर कोर्ट्स के पास जाना पड़ता है, कोर्ट ऑर्डर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट कराया जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जो डॉक्टर्स हैं वो 20 हफ्ते तक कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। कोई ऐसे रेप विक्टिम होता है तो उसमें 20 हफ्ते तक कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। तो पॉक्सो एक्ट 2012 एंड सेक्शन 357C ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिक्वायर ऑल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट टू रेंडर इमरजेंसी मेडिकल केयर टू द चिल्ड्रन। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्ट के तहत कि मेडिकल केयर इमरजेंसी में बच्चों को प्रोवाइड की जाए, विमेन को प्रोवाइड की जाए हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू रेप इंक्लूडिंग एक्सेस टू अबॉर्शन। द स्टैट्यूट हाउएवर इज वीकन ड्यू टू द पर्सिस्टेंट रिफ्यूजल ऑफ द अथॉरिटीज। लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटीज है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते टू द विमेन, टू द चिल्ड्रन। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करानी चाहिए इन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की। आपको यहाँ पर जो भी विमेन जिसके साथ भी रेप हुआ है, जो भी चिल्ड्रन जिसके साथ भी रेप हुआ, आपको उसके राइट्स बताने हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में उसके पास कितना टाइम है, वो कब तक आसानी से अबॉर्शन करा सकती है। तो सब्जेक्ट बीइंग अ मेडिकल वन, अगर यहाँ पर 20 हफ्ते से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट यहाँ पर कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो है नहीं, तो कोर्ट को ये मैटर जो है वो मेडिकल वन के पास भेजना पड़ता है। तो सब्जेक्ट बीइंग अ मेडिकल वन रादर देन लीगल, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल बोर्ड को रेफर करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी यहाँ पर विमेन या चिल्ड्रन आए तो उसको वो अवेयर करें रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो दे रेयरली इंक्लूड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स टू असेस द ट्रॉमा ऑफ सेक्सुअल वायलेशन। तो यहाँ पर सेक्सुअल वायलेशन की वजह से जो ट्रॉमा होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से जो ट्रॉमा होता है, उसके बाद ऐसे बच्चे को जन्म देने के बाद जो साइको सोशल इम्पैक्ट्स होंगे वो सोचने चाहिए यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सोचने के लिए क्या किया जाए, उनको यहाँ पर अवेयर कराया जाए। इट इज़ टाइम इट वॉज मेड मैंडेटरी फॉर द डॉक्टर कंडक्टिंग द फर्स्ट मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर रेप के बाद जो पहला डॉक्टर यहाँ पर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि रेप विक्टिम को एजुकेट करे अबाउट द MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके अलावा अगर 72 घंटे के अंदर जब रेप रिपोर्ट हुआ है उसके बाद अगर यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंडेटरी उसको ऑफर करे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ताकि यहाँ पर प्रेगनेंसी ना हो सके, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रेप विक्टिम है उसको यहाँ पर साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ना झेलने पड़े जिंदगी भर। तो लास्टली डॉक्टर्स मस्ट बी सेंसिटाइज्ड ऑन द लॉन्ग टर्म psychosocial impacts of an unwanted pregnancy following rape. They should also be trained in WHO recommended international best practices। तो यहाँ पर ट्रेन करने की ज़रूरत है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जो कि यहाँ पर रेप विक्टिम का लीगली एग्जामिनेशन करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसके लिए उनको यहाँ पर अवेयर करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर US और रशिया में बात होगी रिगार्डिंग द यूक्रेन। तो यहाँ पर US ने बोल दिया कि अगर इन्होंने अपने ट्रूप्स नहीं हटाए तो पोटेंशियल पनिशमेंट क्या हो सकता है कि रशिया को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कट ऑफ कर दिया जाएगा। इम्पोजिंग एन एम्बार्गो ऑन US मेड टेक्नोलॉजिकल नीडेड फॉर डिफेंस। तो यहाँ पर US की जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता रशिया वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो इंसर्जेंस है यूक्रेन में US उसको आर्म करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ इन्होंने इनको वार्निंग दी है कि अगर रशिया नहीं माना तो रशिया के ऊपर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब यहाँ पर जो चाइनीज़ हैं वो क्या करते हैं, श्रीलंका में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडिया को साबोटाज करने की कोशिश करते हैं। अब चाइना ने क्या किया, हम्बनटोटा को जब डेवलप किया था उसके बाद हम्बनटोटा को 99 ईयर्स लीज पर ले लिया। तो चाइना's takeover of the Hambantota port on the 99 years lease for $1.2 billion debt swap drew international concerns। तो इससे ये समझ आया जो बीजिंग है वो क्या करता है, वो डेट ट्रैप करता है। पहले तो बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करेगा, स्मॉलर नेशंस में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक असेट्स उनसे ले लेगा। द हम्बनटोटा पोर्ट टुगेदर विद कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट वेयर चाइना इज बिल्डिंग अ न्यू सिटी। इसके अलावा यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, कोलंबो पोर्ट सिटी में एक नया सिटी डेवलप कर रहा है। तो ऐसे में डर है जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट वो यहाँ पर चाइना के पास जा रहे हैं। तो इंडिया ने इस बात को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया था। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हु हेल्ड टॉक्स विद श्रीलंका टॉप लीडरशिप ऑन संडे हैड सेड दैट नो थर्ड कंट्री शुड इंटरफेयर इन द क्लोज टाइज इन एन अपरेंट रेफरेंस। तो अभी तो यहाँ पर बोल दिया चाइना ने कि कोई थर्ड कंट्री यहाँ पर कोशिश ना करे इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर श्रीलंका डेट ट्रैप में चला जाता है, जैसे कि श्रीलंका में यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो ऐसे में जो श्रीलंका वो हेल्प लेने तो इंडिया के पास ही आता है। और ऐसे में जो इंडिया है, श्रीलंका उसका नेबरिंग कंट्री है, उसके अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स यहाँ पर चाइना ऑक्यूपाई कर लेगा तो इंडिया के लिए वो थ्रेट है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इंडिया आवाज़ उठाएगा। आगे चलते हैं। किंग पृथ्वी नारायण शाह हु फाउंडेड मॉडर्न नेपाल। तो यहाँ पर मॉडर्न नेपाल को फाउंड किया था पृथ्वी नारायण शाह ने। आगे चलते हैं। इकॉनमी पेज में
एट WTO चाइना डेवलपिंग कंट्री बाई वेरी नेशंस आर रेजिंग कंसर्न्स। तो बहुत सारे नेशंस का ये कहना है कि चाइना को अब डेवलपिंग नेशन का स्टेटस नहीं देना चाहिए, क्योंकि चाइना अब यहाँ पर अपर मिडिल इनकम कंट्री बन चुका है। तो चाइनाज स्टेटस एज अ डेवलपिंग कंट्री एट द WTO हैज़ बिकम अ कंटेंशियस इशू विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज रेजिंग कंसर्न, क्योंकि चाइना अब एक अपर मिडिल इनकम नेशन बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री के स्टेटस से हटाया जा रहा है और बांग्लादेश को यहाँ पर अब डेवलपिंग कंट्री बना दिया जाएगा 2026 में। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री टैग। तो यहाँ पर कंट्रीज क्यों चाहते हैं उनको डेवलपिंग कंट्री टैग मिले WTO में। तो WTO में अगर कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री होता है तो उसको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि उसको यहाँ पर ज़्यादा टाइम दिया जाता है कोई भी एग्रीमेंट को अप्लाई करने के लिए, तो विच कैन ग्रांट डेवलपिंग कंट्रीज लॉन्गर टाइम फ्रेम्स टू इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट्स। इसके अलावा वो ज़्यादा सब्सिडीज दे सकते हैं, इवन कमिटमेंट्स टू रेस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सच कंट्रीज। तो ऐसे कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होता है ताकि उनका जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिल सके। अब डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज़ कैसे क्लासीफाई होते हैं। तो WTO की कोई भी डेफिनेशन नहीं है किसी भी कंट्री को डेवलपिंग या डेवलप्ड क्लासीफाई करने के लिए, कंट्रीज खुद ही को क्लासीफाई कर लेते हैं। तो WTO हैज़ नॉट डिफाइंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड देयरफॉर मेंबर कंट्रीज आर फ्री टू अनाउंस वेदर दे आर डेवलपिंग और डेवलप्ड। हाउएवर गिविंग द राइज इन चाइनाज पर कैपिटा इनकम, लेकिन चाइना की पर कैपिटा इनकम में काफ़ी राइज हुआ, अपर मिडिल इनकम कंट्री चाइना बन चुका है। तो ऐसे में कंट्रीज की डिमांड है कि चाइना को अब डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस ना दिया जाए। अगर चाइना को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दिया भी जा रहा है तो चाइना को वो बेनिफिट्स ना दिया जाए। तो अब वो चाइना को बेनिफिट्स ना दिया जाए उसके लिए चाइना जो है वो खुद ही यहाँ पर स्टेप बैक कर सकता है वो बेनिफिट्स लेने से। तो चाइना टू आइदर रिफ्रेन फ्रॉम सीकिंग बेनिफिट्स अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। बाकी यहाँ पर जो बांग्लादेश है करेंटली LDC है, LDC की वजह से उसको यहाँ पर जीरो ड्यूटी जीरो कोटा एक्सेस मिलते हैं फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्सपोर्ट्स टू द EU। लेकिन 2026 में यहाँ पर जो बांग्लादेश है उसका स्टेटस अपग्रेड कर दिया जाएगा टू द डेवलपिंग कंट्री। द WTO रिकॉग्नाइजेज LDCs। अब WTO यहाँ पर LDCs को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो UN बेस्ड के क्राइटेरिया पर यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है और हर 3 साल पर रिव्यू करता है। आई होप आपको आज का पूरा न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।